नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुंतल और आप देख रहे हैं स्टडी लाइव यूपीएससी। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और टॉपिक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और वो संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका आप प्रीलिम्स में भी आप कई क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और मेंस में तो अधिकांशतः ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 13 पर चर्चा करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का सबसे जटिल और कह सकते हो कठिन भी हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 13। अगर हम बात कर लें अनुच्छेद 13 की, अनुच्छेद 13 में मूल संविधान में 3 क्लॉज थे। क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3। लेकिन ये मूल संविधान में थे, मूल संविधान। लेकिन क्लॉज 4 को बाद में जोड़ा गया 24वें संविधान संशोधन, 24वें संविधान संशोधन 1971 1971 द्वारा। तो इसको पहले हमें यह जानना है कि अनुच्छेद 13 में है क्या क्या। तो देखिए, अनुच्छेद 13 में मूल संविधान में क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 थे। क्लॉज 4 को 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया है। लेकिन इनमें है क्या? तो देखिए, इसमें मुख्य आपका जो मेंस होगा, मेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले आपको देखिए, इसमें अनुच्छेद 13 और और अनुच्छेद 368 में विरोधाभास देखने को मिलेगा। विरोधाभास भी कह सकते हो या फिर विरोधाभास भी कह सकते हो या संबंध भी कह सकते हो। उसके बाद इसमें न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन देखने को मिलेगा। इसमें मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता, संशोधनीयता से संबंधित प्रश्न मिलेगा। और इसी में मूल ढांचे से संबंधित प्रावधान देखने को मिलेंगे। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये अक्सर आपको पीटी और मेंस में देखने को मिलेगा। तो एक बार हम और बात कर लें तो अनुच्छेद 13 में 4 क्लॉज हैं और इसमें पीटी और मेंस से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो क्या क्या है। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के बीच विरोधाभास या फिर संबंध, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, इसमें मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये मूल ढांचे से संबंधित जो प्रावधान है वो भी इसी में देखने को मिलेगा। आपने सुना होगा मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से आया, कैसे आया, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे संसद, विधायिका और न्यायपालिका में टकराव हुआ और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो भी आपको यही देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा आर्टिकल है और बहुत ही जटिल आर्टिकल है। इसीलिए एक बार में हो सकता है ना समझ में आए, तो आप दोबारा रिकॉर्डिंग को देखोगे, दोबारा वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 13 के क्लॉज 1 की। अगर हम बात करें अनुच्छेद 13 के क्लॉज 1 की, तो अनुच्छेद 13 का क्लॉज 1 कहता है संविधान पूर्व की, संविधान पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि, संविधान पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है,
उल्लंघन करती है वह उल्लंघन की सीमा तक वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। शून्य होगी। देखिए, आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है संविधान पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। तो देखिए, इसको आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। कोई भी बच्चा पहली बार जब पढ़ेगा तो उसे ये आर्टिकल समझ में आना बहुत ही कठिन है, लेकिन ये है बहुत सरल। सबसे पहले हम इसको तोड़ के देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो ये बोल रहा है संविधान पूर्व की, यानी संविधान पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब पास्ट। तो हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ। तो ये बोला 26 जनवरी 1950 से पहले का कोई भी कानून। अब बोलोगे संविधान लागू होने से पहले हमारे देश में कौन से कानून बन गए? तो देखिए, हमारे देश पर लगभग 150-200 साल ब्रिटिशर्स ने राज किया है। और जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया तो हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए। तो हमने ब्रिटिश सरकार के बहुत सारे कानून वैसे के वैसे डायरेक्ट हमने रख लिए। और आपको पता होगा, हमने लगभग 60 देशों से अपने संविधान में अलग अलग प्रावधान लिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रावधान हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने सारे कानून अंग्रेजों के खत्म कर दिए। अब भाई, हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया तो हमने अंग्रेजों को भगाया है। अंग्रेजों की बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमने रख ली है। ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेन की पटरियां उखाड़ के फेंक दी हो, क्योंकि वो अंग्रेजों ने बनाई थी। ऐसा नहीं है कि हमने नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन उखाड़ के फेंक दिया, नहीं। जो अच्छी चीजें वो हमने रख ली। तो जो अच्छे अच्छे कानून थे हमने रख लिए। जैसे रॉलेट एक्ट हुआ, वो हमने तुरंत खत्म कर दिया, काला कानून था। तो संविधान लागू होने से पहले के बहुत सारे कानून हमने अपने देश में रख लिए, अपने संविधान में ले लिए। तो उन्हीं कानूनों की ये बात कर रहा है। तो संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटिश सरकार ने 1860 में एक कानून बनाया था जिसको बोलते हैं आईपीसी, यानी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, जिसको 1 जनवरी 1862 को इसको लागू कर दिया था। लागू कर दिया था। तो जब अंग्रेजों ने इतनी अच्छी भारतीय दंड संहिता हमारे देश में बना दी थी, तो फिर हमने इसको अपना लिया। क्योंकि आपको पता होगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल हमने अपना संविधान बनाने में लगाया। हम अपनी आईपीसी बनाने लग जाते, भारतीय दंड संहिता बनाने लग जाते, तो इसमें और ज्यादा समय लगता। और अच्छी दंड संहिता थी, तो इसको हमने रख लिया। हालांकि अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसका नाम बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, और इसमें कुछ छोटे मोटे परिवर्तन भी हुए हैं। तो ये 1860 का कानून हमारे देश में लागू था। तो ये संविधान लागू होने से पहले का ही तो है। तो ये आईपीसी पहले का कानून है। अब ये पहले से चला आ रहा है, लेकिन यहाँ 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भी लागू हो गया। तो ये बोल रहा है कि संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून, कोई विधि, ऐसी प्रत्येक विधि मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन करती है। अब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, ये चला ही आ रहा था। जब लागू हुआ तो मौलिक अधिकार भी लागू हो गए। तो ये बोल रहा है कि संविधान पूर्व की ऐसी कोई विधि, संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, अब ये मान लीजिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने लग गया, तो उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। कैसे? आइए देखते हैं। ये तो आपको पता चल गया। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज है? यह कानून संविधान लागू होने, संविधान लागू होने से पहले के कानूनों से संबंधित है। पहले के कानूनों
से संबंधित है, संबंधित है। ठीक है। दूसरा दूसरा ये बोल रहा है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आईपीसी, मान लीजिए ये आईपीसी है। ठीक है, ये आईपीसी है और इसमें बहुत सारी धाराएं हैं। आपको पता होगा, हाँ, कानून में, संसद के कानून में बहुत सारी धाराएं होती हैं। अब ये बहुत सारी धाराएं हैं। देखिए मैं एक बार और बता दूं, जो संसद के कानून होते हैं उनमें होती हैं धाराएं, जिसको बोलते हैं सेक्शन, और संविधान में होते हैं अनुच्छेद। दो डिफरेंस है। ठीक है। अब ये बहुत सारी धाराएं हैं और ये है आईपीसी, ये पहले से चली आ रही है। अब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया, तो मौलिक अधिकार भी लागू हो गए। अब मान लीजिए दो धारा, आईपीसी की दो धारा मौलिक आईपीसी की दो धारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, किसी दो मौलिक अधिकारों को छीन रही है। तो ये बोल रहा है कि संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। मान लीजिए ये है मौलिक अधिकार, ये है मौलिक अधिकार, और ये दो धारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, फंडामेंटल राइट। तो याद रखिए ये दोनों क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। यानी मौलिक अधिकार इनको ढक लेंगे। नहीं समझे, जैसे दो धाराएं मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रही है और जिन मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रही है वो मौलिक अधिकार इनको ढक देंगे, ये अप्रभावी शून्य हो जाएंगे, मौलिक अधिकार बने रहेंगे। इसका मतलब इसका मतलब संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि कर रहा है तो मौलिक अधिकार ही उसे अप्रभावी कर देंगे, शून्य कर देंगे, मौलिक अधिकार बने रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, ये शून्य हो गई। ये आईपीसी की दो धाराएं शून्य हो गई, मौलिक अधिकार हमारे बने रहेंगे। यानी इनको क्या कर दिया, इसको ढक लिया। इसी को बोलते हैं बेटा आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स यानी आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन क्या होता है, इसी को हम अगर हम बात करें तो ग्रहण का सिद्धांत भी बोल देते हैं, ग्रहण का सिद्धांत। सिद्धांत आपने सुना होगा, सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो ये ग्रहण का सिद्धांत है, यानी इसका मतलब है कि संविधान लागू होने का कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो मौलिक अधिकारों से उस पर ग्रहण लगा देंगे, उसे छुपा देंगे, वो ढक जाएगा। इसी को बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। तो ये कह रहा है बस कि संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। अब उल्लंघन की सीमा क्या है, केवल दो धाराएं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी, संविधान लागू होने के पहले के कोई कानून की केवल दो धाराएं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी, तो वो केवल दो धाराएं शून्य होंगी, केवल दो धाराएं शून्य होंगी, पूरा कानून शून्य नहीं होगा, बाकी बनी रहेंगी। क्लियर है, इसी को बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए ये दो धाराएं, लेकिन भविष्य में अब एक केस आया जिसको बोलते हैं भीकाजी नारायणवाद, भीकाजी नारायण वाद 1955। 1955 में एक केस आया जिसको बोलते हैं भीकाजी नारायण केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि भविष्य में, मान लीजिए भविष्य में ये जो मौलिक अधिकार थे, भविष्य में ये जो दो मौलिक अधिकार थे जो ग्रहण लगा रहे थे, इन दोनों को शून्य कर रहे थे, संसद ने संविधान में संशोधन करके ये मौलिक अधिकार ही हटा दिए। तो ये जो धाराएं हैं, ये जो दो दो कानून हैं, ये दोबारा से प्रभावी हो जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे। तो ये है आर्टिकल 13 का क्लॉज 1। अब इसमें व्याख्या कैसे की जाएगी, तो सबसे पहली चीज हमने क्या जानी कि आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 संविधान लागू होने के पहले के कानून से संबंधित है। दूसरा, संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो मौलिक अधिकार उस सीमा तक उस पर आच्छादन ग्रहण लगा देंगे जिस सीमा तक उसने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। लेकिन भविष्य में यदि संसद ने संविधान संशोधन करके या किसी और प्रक्रिया से उन दोनों मौलिक अधिकारों को हटा दिया या उस मौलिक अधिकार को हटा दिया जो उस कानून को आच्छादित कर रही थी,
तो वो दोबारा से कानून प्रभावी हो जाएंगे। कानून खत्म नहीं होता है, बस अप्रभावी हो जाता है। ये है आर्टिकल 13 का क्लॉज 1। तो यहां से पूछा जा सकता है कि अक्षादन का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो है आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 से संबंधित। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीटी में भी, और मेंस में भी लिखने को आ सकता है कि अक्षादन का सिद्धांत क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं आर्टिकल 13 का क्लॉज। ये थोड़ा सा जटिल है और थोड़ा सा बड़ा भी है। अनुच्छेद 13 का क्लॉज 2, इसको अगर आप सीख गए, अनुच्छेद 13 का क्लॉज 2 एक ही बार में समझ में आ गया, तो आपका एग्जाम भी एक ही बार में निकल जाएगा। पीटी मेंस इंटरव्यू सब, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या कह रहा है आर्टिकल 13 का क्लॉज 2? आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 बोल रहा है राज्य राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती हो, कम या समाप्त करती हो। यदि यदि राज्य की राज्य की विधि मौलिक अधिकारों को यदि राज्य की विधि मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है, कम या समाप्त करती है, तो उस सीमा तक उस सीमा तक शून्य होगी, जिस सीमा तक जिस सीमा तक कम या समाप्त जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त किया है, कम या समाप्त किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर आप आर्टिकल 13 पढ़ोगे तो उसका सबसे निचोड़, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल में से एक ये है, और इसमें से कई टॉपिक मीन्स के लिए बन जाते हैं। यानी 13 का क्लॉज 1, 13 का क्लॉज 2, 13 का क्लॉज 3 और 13 का क्लॉज 4 में सबसे जटिल और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल यही। चलिए देखते हैं इसको तोड़ के, इसकी व्याख्या करके देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो ये बोल रहा है राज्य। अब ये राज्य क्या चीज है? देखिए, राज्य आर्टिकल 12 में मैंने आपको पढ़ा रखा है। अनुच्छेद 12 में जो राज्य है उसी की बात कर रहा है आर्टिकल 13 का क्लॉज 2। राज्य का मतलब क्या है? राज्य का मतलब है संसद, संघ की संसद या संघ की सरकार या संघ की संसद। यानी केंद्र में राष्ट्रपति से लेकर केंद्र सरकार का कोई भी व्यक्ति राज्य कहलाता है। संसद राज्य कहलाती है। उसके बाद राज्य की सरकार और राज्य का विधानमंडल। राज्य सरकार का राज्यपाल से लेकर कोई भी कर्मचारी, मुख्यमंत्री, एमएलए जो भी है, एमएलसी, सब क्या होंगे? राज्य होंगे। और राज्य विधानमंडल भी, पंचायत, नगर पालिका, ये भी क्या है? राज्य है। इनसे जुड़े हुए प्रत्येक अंग राज्य है। और उसके बाद राज्य की प्रशासनिक या वित्त शक्ति का प्रयोग करने वाली ऐसी कोई भी संस्था या व्यक्ति या निकाय, वो भी राज्य कहा जाएगा। राज्य का मतलब व्यवहार में देखो, सरकार से जुड़ा कोई भी तंत्र या कोई व्यक्ति राज्य है। तो ये बोल रहा है राज्य। अब कानून कौन बनाता है? संसद या विधानमंडल। तो उसी की बात चल रही है, हम यहाँ संसद को लेके चलते हैं। ये बोल रहा है कि संसद कोई भी ऐसी विधि, यानी कानून, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो। वाह,
ठीक है, यानी संसद ऐसे आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 ये बोल रहा है 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ है, तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 भी लागू हो गया। और आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 बोल रहा है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो। कम का मतलब क्या है? हटा देना मौलिक अधिकारों को किसी को, या मौलिक अधिकार में कोई चेंज करना। तो ये बोल रहा है संसद ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकती जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो। यदि ऐसा कानून बना दिया तो तो वो कानून उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों को समाप्त करता है। देखिए बड़ा मस्त क्वेश्चन, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी व्याख्या की बात करें, व्याख्या, तो ये संविधान लागू होने के, संविधान लागू होने के बाद वाले कानूनों से संबंधित है, बाद वाले कानूनों से संबंधित है। संबंधित है, ठीक है। पहली बात यह है, आर्टिकल 13 का क्लॉज क्या बोल रहा था? संविधान पूर्व की, संविधान लागू होने से पहले के कानूनों से संबंधित है। ये बोल रहा है संविधान लागू, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता, यानी भविष्य की बात कर रहा है। तो संविधान लागू होने के बाद वाले कानूनों से संबंधित है ये कानून। दूसरा, ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती। देखिए इसको तोड़ के देखते हैं। इसका मतलब ये बोल रहा है कि संसद, राज्य हो गया, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, कोई कानून नहीं बना सकती, बना सकती जो मौलिक अधिकारों को, जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो, कम या समाप्त करता हो। ये बोल रहा है। अगर राज्य, यानी राज्य ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकता जो मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करता है। अगर ऐसा कानून बना दिया तो वो कानून ही शून्य हो जाएगा। यानी मौलिक अधिकारों को कम समाप्त नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार सर्वोपरि है संविधान में। आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 ये बोल रहा है। और बना दिया तो कानून ही शून्य हो जाएगा, मौलिक अधिकार को कम समाप्त नहीं किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मौलिक अधिकार भगवान है, उनको आप टच नहीं कर सकते, ये कह रहा है यहां। तो यहां से मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता से जुड़ा प्रश्न उठता है। क्यों? आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 तो ये बोल रहा है, 13 का क्लॉज 2। लेकिन यही हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद, संसद संविधान में, संविधान में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। यानी आर्टिकल 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देती है। संशोधन का मतलब क्या है? संशोधन का मतलब है संविधान में कोई भी चीज जोड़ना, कोई भी चीज हटाना, कोई भी परिवर्तन करना। ये तो आर्टिकल 368 कह रहा है कि संसद संविधान के कहीं भी किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, किसी भी हिस्से में। तो मौलिक अधिकार भी तो आगे भाग 3 में, यानी संसद मौलिक अधिकारों को कम ज्यादा कर सकती है, खत्म भी कर सकती है। तो यहां इन दोनों आर्टिकल्स में टकराव हो गया। 13 का क्लॉज 2 बोल रहा है, 2 बोल रहा है कि संसद ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकती जो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर दे, कम या समाप्त कर दे। और ये बोल रहा है 368 संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, इंक्लूडिंग मौलिक अधिकार, उनको भी हटा सकती है। हटा दिया तो कम हो गया। अब इन दोनों में, इन दोनों आर्टिकल्स में, इन दोनों आर्टिकल्स में हो गया विरोधाभास, टकराव, विरोधाभास। और जब विरोधाभास हो गया तो इसका स्पष्टीकरण कौन करेगा? सीधी बात है, इसका स्पष्टीकरण करेगी
न्यायपालिका, जुडिशियरी, क्योंकि न्यायपालिका ही, सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की व्याख्या करता है। अगर कोई चीज अस्पष्ट है तो न्यायपालिका ही, सर्वोच्च न्यायालय ही उसको स्पष्ट करता है, उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इधर बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों, कोई संसद का कोई कानून मौलिक अधिकारों को टच नहीं कर सकता। इधर बोल रहा है कि संसद को कहीं भी पूरे संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, इंक्लूडिंग मौलिक अधिकार, उसी में आ गए। तो ये दोनों में विरोधाभास की स्थिति हो गई। लेकिन ये हुआ कैसे? तो हम थोड़ा सा प्रीवियस चले जाते हैं। आपको पता होगा, जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स का राज था, अंग्रेजों का शासन था, तो जिस वक्त अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारे नियम बनाए भारत में प्रशासन करने के लिए, शासन करने के लिए। उसी में से ब्रिटिश सरकार ने 3 व्यवस्थाएं लागू की: जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। और तीनों व्यवस्थाएं ये क्या थी? तीनों व्यवस्थाएं थी जमींदारी की, राजस्व उगाही की। तो इसमें क्या होता था, ब्रिटिश सरकार एक एक आदमी को जमीन का बहुत बड़ा पट्टा दे देता था, यानी हजार हजार एकड़ जमीन एक आदमी को दे दी और उसको जमींदार बना दिया कि तुम यहां से किसानों से राजस्व उठा के हम तक पहुंचाओ। यानी देश को खोखला करने की साजिश। धीरे धीरे समय गुजरता गया, जमींदारों के पास और ज्यादा जमीन होने लगी और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भी लागू हो गया। जब संविधान लागू हो गया, चुनाव हुआ और देश में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि देश में बहुत सारे जमींदार व्याप्त हैं, बहुत सारे जमींदार हैं जिनके पास हजार हजार एकड़ की जमीन है, तब नेहरू ने, कांग्रेस सरकार ने, भारत सरकार ने संविधान का भाग 4 पढ़ा कि संविधान निर्माता नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से क्या निर्देश देकर गए हैं, और पढ़ा आर्टिकल 39 का क्लॉज बी और सी। अब डीपीएसपी क्या है मैं आपको बता चुका हूं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान निर्माता भविष्य की सरकारों को निर्देश देकर गए हैं कि जब भी कोई नीति बनाओ, कोई कानून बनाओ, तो इनका जरूर पालन करना, जिससे एक कल्याणकारी राज्य हो, एक अच्छा देश बने। ये निर्देश देकर गए। जब जब जमींदार बने हुए हैं हमारे देश में, हजारों, बहुत सारी जमीन ले लेके, गरीब, एकदम गरीब है, एससी एसटी के पास कोई जमीन नहीं है, गरीबों के पास कुछ नहीं है, तब 39 का क्लॉज बी पढ़ा, डीपीएसपी, निदेशक तत्व। और 39 के क्लॉज बी में था देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग। देश के संसाधन क्या है? जमीन, पहाड़, कोयला, पेट्रोल, देश के संसाधन। तो ये बोल रहा है 39 क्लॉज भी, देश के जो संसाधन है, देश की जमीन है, वो जनहित में हो, सबके पास हो, कुछ चुनिंदा जमींदारों के पास ना हो, सबके पास हो, सब बराबर हो, मतलब ये कहना चाह रहा है जनहित में प्रयोग किया जाए। जब नेहरू सरकार ने 39 का क्लॉज बी पढ़ा, सी पढ़ा, आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण पढ़ा, तब नेहरू सरकार ने पहला संविधान संशोधन किया था 1951 में और लेकर आए 9वीं अनुसूची। इससे पहले कोई संविधान संशोधन नहीं था, पहला संविधान में संशोधन किया संसद से और लेकर आए 9वीं अनुसूची, जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति और भूमि सुधार। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी मस्त कहानी है। जैसे ही उन्होंने 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून, जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया और भूमि सुधार कानून लेकर आ गए और राज्यों को निर्देश दे दिया कि कोई भी राज्य यदि भूमि सुधार कानून लेकर आती है तो उसे वो 9वीं अनुसूची में डाल दे और उसे, उसका न्याय पुनरावलोकन नहीं किया जाए, उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाए, न्यायपालिका से इम्यूनिटी दे दी। तो भैया यही हुआ। सबसे पहले यह कानून बिहार सरकार ने लागू किया। बिहार सरकार लेकर आई बिहार सरकार लेकर आई भूमि सुधार अधिनियम बिहार में, और रातों रात जमींदारों की जमीन छीन ली और अनुसूचित जाति जनजाति में अनुपात के हिसाब से बांट दी। मतलब ऐसा पूरी नहीं छीनी, लेकिन काफी हद तक छीन ली और गरीबों में बांट दी। जो बहुत सारे जमीनों के, आप सोचो, आपको अचानक पता चले कि आपका जो 20 एकड़ है उसमें से आपके पास 4 एकड़ बचा है, बाकी सब फ्री में बांट दिया सरकार ने, तो क्या होगा?
तो बिहार सरकार ने जब भूमि सुधार कानून लेकर आई बिहार सरकार, तो जमींदारों की जमीन पूरा ले ली और एससी एसटी को बांट दी। यानी सामाजिक आर्थिक सुधार करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, समतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए जब बांट दी, उसी में से एक बहुत बड़ा जमींदार था जिनका नाम था शंकरी प्रसाद। बिहार के शंकरी प्रसाद सीधे कहां पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय में शंकरी प्रसाद ने जो केस रखा उसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 तो ये बोल रहा है कि संसद कोई ऐसा कानून बना ही नहीं सकती जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता है, और संपत्ति का अधिकार तो मेरा मौलिक अधिकार है। मुझसे बिना पूछे संसद ने कैसे मेरी संपत्ति के अधिकार को छीन लिया? आपको पता होगा पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से उसको निकाल दिया और भाग 12 अनुच्छेद 300 ए में संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया। ठीक है, अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था और शंकरी प्रसाद का जमीन चली गई, संपत्ति का अधिकार चला गया। तो वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और इसी आर्टिकल का हवाला दिया कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता, नहीं तो वो कानून शून्य हो जाएगा। यानी भूमि सुधार कानून शून्य हो जाना चाहिए इस हिसाब से तो। लेकिन यहीं पर सरकार के वकील लेकर आ गए अनुच्छेद 368 कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। तो ये केस पहुंचा अब न्यायपालिका। तो हम अब केस बाई केस देखेंगे इसमें क्या डेवलपमेंट हुए। ठीक है, तो सबसे पहले अब न्यायपालिका इसका उत्तर देगी। तो सबसे पहला केस बना शंकरी प्रसाद केस 1951 और पूछा कि क्या संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है? क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 तो मना कर रहा है। लेकिन यहां सरकार के वकील ने बोला, सरकार अटॉर्नी जनरल ने बोला कि 368 बोल रहा है कि संसद को संविधान में कहीं भी संशोधन का अधिकार है, इंक्लूडिंग मौलिक अधिकार। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस, हाँ, मौलिक अधिकार, शॉर्ट में लिख देते हैं यहां, मौलिक अधिकार संशोधनीय है। मौलिक अधिकार संशोधनीय है, संशोधनीय है। और अनुच्छेद 368 के द्वारा विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता। तो पहली बार शंकरी प्रसाद के, अब देखो क्वेश्चन आ गया ना, मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता से संबंधित कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल और नॉट, मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं। तो यहां शंकरी प्रसाद केस 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है। 13 का क्लॉज 2 केवल साधारण विधि की बात कर रहा है कि साधारण कानून बना के आप मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर 368 फेंक दिया विशेष बहुमत से तो मौलिक अधिकार संशोधन हो जाएंगे, कहीं भी संशोधन हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला कि हाँ, मौलिक अधिकार संशोधनीय है। जब ऐसा हुआ तो इसी के बाद फिर दूसरा केस हुआ सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार। सज्जन सिंह केस 1965 में फिर सज्जन सिंह कौन थे? ये भी राजस्थान के जमींदार थे। इनके पास भी बहुत सारी जमीन थी। जब जब राजस्थान सरकार ने भूमि सुधार कानून, 9वीं अनुसूची वाला भूमि सुधार कानून राजस्थान में लागू किया तो बहुत सारे जमींदारों की जमीन चली गई और गरीबों में समतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए बांट दी, सोशो इकोनॉमिक सुधार करने के लिए। जब बांट दी तो सज्जन सिंह की जमीन भी चली गई। ये भी सीधे कहां पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट। और बोला कि आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 तो मना कर रहा है कि संसद कोई ऐसा कानून बना ही नहीं सकती जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो, और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है मेरा। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी यही बोला कि नहीं, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स संशोधनीय है, मौलिक अधिकार संशोधनीय है, 368 से कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी शंकरी प्रसाद वाला जो केस का निर्णय था वो दोहरा दिया कि आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 साधारण विधि की बात कर रहा है। साधारण विधि से आप मौलिक अधिकारों में सब संशोधन नहीं कर सकते, कम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन 368 से करेगी संसद तो विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी कर सकती है, कम ज्यादा भी कर सकती है। लेकिन फिर समय गुजरा और तीसरा केस आया गोलकनाथ केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोलकनाथ केस 1967। गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य है और पंजाब सरकार ने भी 1965 में एक लेकर आई भूमि सुधार कानून और उसके बाद बहुत बड़े सारे जमींदारों की जमीन छीन ली बहुत सारे जमींदारों की और अनुसूचित जाति जनजाति गरीबों में बांट दी। जब बांट दी उसके बाद गोलकनाथ भी कहां पहुंचे, सर्वोच्च न्यायालय। और गोलकनाथ केस में उनके वकील ने अच्छी तरीके से आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 को रखा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, गोलकनाथ केस में उनके वकील ने अच्छी तरीके से केस को रखा और बोला कि सर्वोच्च जज साहब, आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 बोलता है संसद कोई, ये देखिए यहां आ रहा है, संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती, कोई भी कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो। इसमें आर्टिकल 368 भी शामिल है, यानी संविधान संशोधन करके भी मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला बात सही है और यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने यहां पर पहली बार बोला कि मौलिक नो, पहली बार बोला नो, और बोला मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार असंशोधनीय है। यहां से पीटी में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, असंशोधनीय है, मौलिक अधिकार असंशोधनीय। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में विशेष स्थिति प्राप्त है, इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 बोल रहा है राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, यानी 368 के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त नहीं कर सकती। यहां साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। क्वेश्चन आ जाता है पहली बार किस केस में, किस मामले में या किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को असंशोधनीय बताया था या कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो वो था गोलकनाथ केस। और फिर सुप्रीम कोर्ट से बोला अच्छा, लेकिन इससे अभी तक बहुत सारे जमीन चली गई है, अभी तक मौलिक अधिकारों में बहुत बार इन्होंने संशोधन कर दिया है, जैसे बिहार में कर दिया, पंजाब में कर दिया, यहां तो कर दिया है। तब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं भविष्यलक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत। भविष्यलक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत, अध्यारोहण का सिद्धांत। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ओवर रूलिंग। और यहां सुप्रीम कोर्ट से यही बात रखी कि अब तो आप बोल रहे हो, अब तो आपके निर्णय में यह दिया गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो ही नहीं सकता, मौलिक अधिकार कम या समाप्त नहीं किया जा सकता किसी भी प्रक्रिया द्वारा, ना संविधान संशोधन के द्वारा, ना साधारण विधि के द्वारा। लेकिन जो अब तक कर दिए हैं, अब तक संपत्ति का अधिकार छीन लिया है, वो क्या है? तब सुप्रीम कोर्ट ने भविष्यलक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत दिया कि हमारा निर्णय भविष्यलक्षी होगा, यानी अब तक जिनकी जमीन छीन ली है, लेकिन भविष्य में सरकार अब ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त। इसका मतलब गोलकनाथ केस में न्यायपालिका ने विधायिका के पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए कि तुम मौलिक अधिकारों से टच नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करके, डीपीएसपी को लागू करके सरकार समता मूलक समाज का निर्माण कर रही है, कल्याणकारी राज्य का निर्माण कर रही है, और मौलिक अधिकार बीच में टकरा रहे हैं। भाई सीधी बात है, सरकार को विकास के लिए जमीन चाहिए, एयरपोर्ट के लिए जमीन चाहिए, रेलवे के लिए जमीन चाहिए, कहां से लेगी? किसानों से।
फिर जिनके पास हजार हजार एकड़ जमीन है उनसे सरकार चाहिए, SC ST जो गरीब है उनको बांटने के लिए। और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया मौलिक अधिकारों को टच ही नहीं कर सकते हो आप, मौलिक अधिकार असंशोधनीय है। जब ऐसा हो गया तब जब ऐसा हो गया तो जब ऐसा हो गया तब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने 24वां संविधान संशोधन किया 1971 में। 24वां आपको पता होगा 1971 में, आपको पता होगा जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी ने बहुत बड़े बड़े काम भी किए। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जब हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था, उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा का अवतार बनाया। अब संसद चाह रही है, सरकार चाह रही है कि हम समता मूलक समाज का निर्माण करें, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करें, लेकिन मौलिक अधिकार बीच में आ जाते हैं। DPSP को लागू करना चाहती है और मौलिक अधिकार बीच में आ जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया मौलिक अधिकारों से टच नहीं कर सकते हो। तब उन्होंने 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया और आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 जोड़ा। मैंने आपको बताया था ना, हाँ, कि मूल संविधान में 3 ही क्लॉज थे, क्लॉज 4 जोड़ा 1971 में। तो अब अनुच्छेद 13 का क्लॉज 4 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13 का क्लॉज 4 बोलता है कि राज्य 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 संविधान संशोधन करके, यानी संसद संसद संविधान संशोधन करके, संसद संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त कर सकती है, कम या समाप्त कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां संसद ने 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा गोलकनाथ केस में दिए गए निर्णय को पलट दिया और संविधान में लिख दिया 13 के क्लॉज 4 में कि संसद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त कर सकती है, यानी मौलिक अधिकार संशोधनीय कर दिए। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। जब यहां ऐसा हो गया तो उसके बाद फिर से राज्य की सरकारों ने दोबारा से भूमि सुधार कानून लागू करने स्टार्ट कर दिया, 9वीं अनुसूची वाला। और ये उसके बाद लागू किया केरल सरकार ने। और केस बना, क्योंकि 3 केस हो चुके थे, चौथा केस हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। चौथा केस बना केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य 1973, 1973। अगर हम बात करें केरल सरकार की, तो केरल सरकार ने 9वीं अनुसूची के द्वारा भूमि सुधार कानून अपने राज्य में लागू किया। और लागू करने के बाद जो बड़े बड़े जमीन थे, जिनके पास ज्यादा संपत्ति थी, जमीन थी, उनकी जमीन छीन ली और अनुसूचित जाति जनजाति और सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए उनके लिए बांट दी। उसके बाद शंकरी प्रसाद सीधे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अगर हम शंकरी प्रसाद की बात करें तो अगर हम केशवानंद भारती की बात करें, केशवानंद भारती केरल में एक बहुत बड़े मठाधीश थे और उनके मठ का नाम था एडनीर। जब एडनीर मठ के पास हजारों एकड़ जमीन थी और केरल सरकार ने जब भूमि सुधार कानून लागू किया तो एडनीर मठ की जमीन चली गई। और केशवानंद भारती सीधे पहुंचे कहां, सर्वोच्च न्यायालय। और इनका केस उस वक्त के सबसे बड़े वकील ने लड़ा, जिनका नाम था नाना पालकीवाल। और सर्वोच्च न्यायालय के सामने उन्होंने तर्क रखा कि आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 बोलता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता। यानी संविधान निर्माताओं को पता थी कि भविष्य में संसद पूरे संविधान को चेंज कर सकती है, हर चीज को चेंज कर देगी। इसीलिए वो आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 जोड़ के गए कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो, यानी मौलिक अधिकार असंशोधनीय है।
नाना पालकीवाल ने ये रखा। लेकिन केशवानंद भारती केस में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि हाँ, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता। पहले तो ये बोला कि क्यों नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो नाना पालकीवाल ने बोला कि आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 तो मना कर रहा है। और अगर आप वीमर कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे जर्मनी का, तो उसमें भी उन संविधान निर्माताओं ने मूल विशेषता की बात की है कि उनके संविधान में कुछ अनिवार्य तत्व हैं जिनके बगैर उस देश की कल्पना ही नहीं की जा सकती, उनके संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो उनमें तो संशोधन नहीं हो सकता। आप ऐसे तो पूरा संविधान में संशोधन कर देगी, जीरो कर देगी संसद, चाहे तो दूसरा संविधान निर्माण कर देगी। तो भविष्य की पीढ़ियों को कैसे पता चलेगा कि हमारे संविधान निर्माता कैसे संविधान का, कैसे देश का विकास करना चाहते थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने बोला हाँ, बात सही। तब सर्वोच्च न्यायालय ने बोला केशवानंद भारती केस में कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता, यानी फंडामेंटल राइट्स में मौलिक अधिकार संशोधनीय है, संशोधनीय है। और इनमें जो संशोधन होगा वो हमेशा 368 के द्वारा विशेष बहुमत से होगा, विशेष बहुमत से होगा। 360 अनुच्छेद 368 के द्वारा विशेष बहुमत से होगा। और तीसरा, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यदि मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकारों में या पूरे संविधान में, संविधान में कोई मूल ढांचा, मूल ढांचा पाया जाता है, पाया जाता है, तो मौलिक अधिकारों में तो तो संसद संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती, उसमें संशोधन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक नई अवधारणा का विकास कर दिया। यहां सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई अवधारणा, नया कॉन्सेप्ट लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 बोल रहा है सामान्य विधि की, सामान्य विधि द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन 368 के द्वारा आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते। जब ये बात रखी गई, ऐसे तो पूरे ही संविधान में कुछ भी संशोधन हो सकता है, तब बोला कि नहीं, संविधान में और यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें संशोधन नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट से बोला कि ये बताओ मूल ढांचा क्या है, इसकी परिभाषा भी दे दो। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला मूल ढांचे की सूची निशेष है, असीमित है। और मूल ढांचे से तात्पर्य संविधान की उन अनिवार्य विशेषताओं से है जिनके बगैर संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे, यानी मूल ढांचा संविधान में क्या है, कुछ अनिवार्य विशेषताएं जिनके बगैर संविधान का मतलब ही नहीं है। वो क्या है? जैसे एग्जांपल, आपके शरीर में बहुत सारे अंग हैं, और अब मैं आपके नाखून काट दूं, मैं यदि आपके नाखून काट दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? संशोधन हो गया शरीर में, कोई दिक्कत नहीं। उंगली कट जाएगी तो दर्द होगा, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं। अभी मैं आपका दिल निकाल, दिमाग निकाल दो, लीवर खत्म। तो दिल, दिमाग, लीवर, ये क्या है? अनिवार्य विशेषता जिसके बगैर शरीर का कोई महत्व ही नहीं। ऐसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान में कुछ मूल विशेषताएं, बेसिक स्ट्रक्चर है, जिनमें आप संशोधन नहीं कर सकते। वो कौन सी है, वो समय समय पर हम बताएंगे। यदि मान लीजिए आपने कोई कानून बनाया और कानून से आपने किसी चीज हटा दी और वो हमारे पास आ गई और हमें लगा कि मूल विशेषता है, तो हम उस कानून को रद्द कर देंगे, वो बना रहे हैं। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो होता केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, ये याद रखना। तो अगर इसका निष्कर्ष निकालें अभी तक का, अभी तक का निष्कर्ष ये है
सोचिए इसमें 13 जज बैठे थे, 7:3 से रेशियो दिया था, बहुत बड़ा केस था, सबसे लंबा केस चला है, सबसे बड़ी बेंच बैठी है इसमें आज तक की। और सुप्रीम कोर्ट में अगर निष्कर्ष निकालें अभी तक का तो यह है कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है। दूसरा, मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से होगा 368 द्वारा। तीसरा, यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और संपत्ति का अधिकार मूल ढांचा नहीं घोषित किया न्यायपालिक, यानी संपत्ति के अधिकार को कम या समाप्त किया जा सकता है। ये आ गया। जब ऐसा हुआ तो उसके बाद यानी सरकार के सामने न्यायपालिका ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी। लक्ष्मण रेखा आपको पता है, जब मारीच और रावण अपनी बहन का बदला लेने आए थे शूर्पणखा का, तो मारीच हिरन, सोने का हिरन बन के सीता जी को लुभा रहा था और सीता जी ने राम भगवान को भेज दिया। जब राम भगवान ने एक बाण मारा मारीच के, तो मारीच चिल्लाने लगा, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। तब सीता जी ने लक्ष्मण को भेजा। तो लक्ष्मण जी ने कुटिया के बाहर एक रेखा खींची थी कि माँ, अंदर, इसके अंदर कुछ भी करना, इसको मत लांगना, इसको लांगे तो दिक्कत हो जाएगी, देख लो। यही तो मूल ढांचा है। संसद को वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम इसके अंदर कुछ भी करो, इन इन चीजों को पार नहीं करो, इनको पार किया तो हम उस कानून को रद्द कर देंगे। ये हो गया, यानी पैर बांध दिए। और सरकार को तो भाई डीपीएसपी को लागू करने के लिए, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए, समतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए, विकास करने के लिए मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों में संशोधन करना जरूरी था। और यहां सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि तो करो पर मूल ढांचे मत करो। लेकिन अब कहानी क्या होती, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में, और अनुच्छेद 368 का क्लॉज 4 और क्लॉज 5 जोड़ दिया। क्लॉज 4 में लिख दिया कि कि किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सोचो, किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और दूसरा, विधायिका के किसी भी कानून कहीं भी, कहीं भी, विधायिका का कोई भी कानून कहीं भी, सॉरी, विधायिका की विधायी शक्ति पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। विधायी शक्ति पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती, कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। अब इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में 42वां संशोधन करके ये दो क्लॉज जोड़ दिए कि संसद ने यदि कोई कानून बना दिया तो उसे कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते। और विधायी शक्ति पर कोई सीमा नहीं, कुछ भी कर सकती है संसद। इसका मतलब संसद तो सर्वोपरि होगी, भगवान होगी, कुछ भी कर देगी इन दो आर्टिकल के द्वारा। जब ऐसा हो गया तो दोबारा से संसद के पास कहीं भी संशोधन करने की शक्ति आ गई और मूल ढांचा भी खत्म। लेकिन उसके बाद 1980 में एक और केस हुआ जिसका नाम था मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस मिनर्वा मिल केस 1980। और मिनर्वा मिल केस 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि ये दोनों आर्टिकल न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कम करते हैं। न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कम करते हैं। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस के निर्णय को दोहराया। तो अभी तक यही निर्णय लागू है कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है
लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा विशेष बहुमत से ही होगा। और यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये अभी तक है। और उसके बाद कहानी आपको पता है, ये हुआ, इसको रद्द कर दिया गया। तो यही केशवानंद भारती केस का निर्णय ही अभी तक लागू है यहां तक। लेकिन अब बात आई 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून है, पहला संशोधन था। तो उसके बाद एक और केस हुआ, आई आर को एहलो, आई आर को एहलो केस 2007। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में यदि कोई मूल ढांचा पाया जाता है, कोई मूल तत्व पाया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर पाया जाता है, मूल ढांचा पाया जाता है, तो संसद, तो तो न्यायपालिका, तो न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, कर सकती है। कर सकती है। और यदि यदि वह असंवैधानिक है तो उसे रद्द कर सकती है। तो आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 से आप क्या समझे कि आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 बोल रहा है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त कर दे। यदि ऐसा बना दिया तो वह कानून रद्द हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन इन लेकिन मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता से जुड़े वाद विवाद से आपको क्या पता चला कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है, इनमें हमेशा विशेष बहुमत से संशोधन होगा। लेकिन मूल ढांचा पाया जाता है तो मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक, ये हो गया आपका आर्टिकल 13 का क्लॉज 2। और क्लॉज 4 भी हो गया है। 13 का क्लॉज 1, 13 का क्लॉज 2, 13 का क्लॉज 4 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब बात आती है 13 का क्लॉज 3 क्या है। तो 13 के क्लॉज 3 में अगर हम बात करें अनुच्छेद 13 का क्लॉज 3 में, अगर यदि हम बात की जाए तो अनुच्छेद 13 का क्लॉज 3 में लिखा हुआ है विधि की परिभाषा, विधि के अंतर्गत। क्योंकि हर बार आपने देखा होगा विधि, आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 क्या बोल रहा था, संविधान पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि। आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 क्या बोल रहा था, राज्य ऐसी कोई विधि। तो विधि क्या है, तो विधि के अंतर्गत संसद या राज्य विधानमंडल का कोई कानून, राज्य विधान मंडल का कोई कानून, का कोई कानून, कोई अध्यादेश या आदेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है, राज्यपाल का भी होता है अध्यादेश या आदेश, कोई भी आदेश, आदेश, कोई परंपरा, कोई परंपरा या प्रथा, या प्रथा, ये सभी शामिल मानी जाएंगी, शामिल मानी जाएंगी, जाएंगे। ठीक है, सभी शामिल मानी जाएंगी। ये है आर्टिकल 13 का क्लॉज 3। तो इस तरीके से हमने अभी तक आर्टिकल 13 का क्लॉज 1, 13 का क्लॉज 2, 13 का क्लॉज 3 और 13 का क्लॉज 4। अब आप बोलोगे सर मूल ढांचा, तो मूल ढांचा मीन्स का है और उसको पढ़ाने के लिए भी लगभग 1.5-2 घंटे चाहिए। लेकिन मेन बात क्या है मूल ढांचे की, कि मूल ढांचे की मूल ढांचा भारत के संविधान की देन नहीं है, ये न्यायपालिका की अपनी खोज है, जिसको केशवानंद भारती केस 1973 में खोजा गया है। दूसरा, मूल ढांचा क्या है, मूल ढांचे की सूची निशेष है, अनलिमिटेड है। सुप्रीम कोर्ट किसी को भी मूल ढांचा घोषित कर सकती है। अब तक बहुत सारी चीजों को किया है, जैसे पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, लोकतंत्र, गणतंत्र, न्यायिक पुनरावलोकन,
संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, इन सबको सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा घोषित कर किया हुआ है। इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। और ये है क्या? तो इस संविधान की अनिवार्य विशेषता है और सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी भी चीज को मूल ढांचा घोषित कर सकता है। ये अभी बहुत मेंस का है, इसका इसका विपक्ष, इसका पक्ष, इसका निष्कर्ष बहुत लंबी चीज है, तो उसको हम किसी अन्य वीडियो में डिटेल में पढ़ाएंगे। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब देखिए यहां से मेंस के क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, अक्षाधन का सिद्धांत क्या होता है? अक्षाधन का सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन बनता है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, इसको भी हम डिटेल में किसी दिन पढ़ाएंगे, मेंस का है ये भी। न्यायिक पुनरावलोकन। तीसरा है मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या विकास कैसे हुआ है। और चौथा है, मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता से जुड़े वाद विवाद पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन आपको करना है। मौलिक अधिकारों से संबंधित वाद विवाद पर, वाद विवाद पर चर्चा करें। ठीक है। इसको अगर ऑफलाइन क्लास होती तो इसको मैं और डिटेल में पढ़ाता, बहुत डिटेल में। मतलब ये जो टॉपिक है लगभग ये 5 घंटे का है, लेकिन मैंने यहाँ फिर भी आपको मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करा दिया है, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये देख सकते हो, इसका अगर हम एक बार और रिवीजन कर लें तो देखते हैं क्या है। देखिए ये है, मूल संविधान में 3 क्लॉज थे 13 में, और ये चौथा क्लॉज 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? अनुच्छेद 13 और 368 के बीच विरोधाभास की स्थिति, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता और मूल ढांचे से संबंधित प्रावधान। 13 का क्लॉज 2 बोलता है कि संविधान पूर्व का कोई भी कानून मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता, कम या समाप्त नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन बाद में फिर ये अक्षाधन का सिद्धांत यहां से निकल के आया। उसके बाद 13 का क्लॉज 2 बोलता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो। अगर कर दिया तो वह कानून शून्य हो जाएगा, ये बोलता है। जिसमें पता चला कि ये तो मना कर रहा है कि नहीं हो सकता संशोधन, 368 तो संविधान में संशोधन कर सकती है। और इसी के बाद फिर इसी के बाद ये यहाँ पर न्यायपालिका ने जवाब दिया। शंकरी प्रसाद केस में कहा हो सकता है मौलिक अधिकारों में संशोधन। सज्जन सिंह में भी कहा कि हाँ मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, ये संविधान में विशेष स्थिति रखते हैं। और भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण का सिद्धांत दिया। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद 24वें संविधान संशोधन 13 का क्लॉज 4 जोड़ा, जिसमें बोल दिया कि संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त कर सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चेंज कर दिया। फिर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वो हमेशा विशेष बहुमत से होगा, और यदि उनमें कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये निष्कर्ष है इसका। उसके बाद फिर आगे की कहानी थी, जिसमें सरकार ने, संसद ने ये कोशिश की कि अपनी शक्ति को सर्वोपरि करने की, लेकिन मिनर्वा मिल्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि केशवानंद भारती केस का निर्णय ही लागू रहेगा। ठीक है। ये कहानी है यहाँ पर। और यहाँ से मेंस के जो क्वेश्चन बनते हैं, मेंस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं, मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता से जुड़े वाद विवाद पर चर्चा करें, या मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं चर्चा करें। दूसरा मूल ढांचे का सिद्धांत बन जाता है, न्याय पुनरावलोकन और अक्षाधन का सिद्धांत। और पीटी में तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। देखिए कितना ईजी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें आर्टिकल 13 कभी अच्छी तरह समझ में नहीं आया। लेकिन है कितना इजी, बहुत इजी है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।